जय हिंद, नमस्कार मान्यवर। देखिएगा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो भारतीय किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी प्रमुख मांगे क्या हैं। हम लोग उन मांगों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले एमएसपी के बारे में चर्चा करेंगे कि एमएसपी होता क्या है, एमएसपी की किसान मांग क्यों कर रहे हैं, यदि भारत सरकार चाहे तो एमएसपी प्रोवाइड कर सकती है या फिर नहीं प्रोवाइड कर सकती। तत्पश्चात हम लोग जानेंगे कि किसान भारत सरकार को डब्ल्यूटीओ जैसे विशालकाय संगठन से बाहर निकलने पर दबाव क्यों बना रहे हैं। तत्पश्चात हम लोग जानेंगे कि भारतीय किसान मनरेगा जैसे प्रोजेक्ट के ऊपर भारतीय सरकार से क्या मांग कर रही है। शायद सरकार चाहे तो भी जो उनकी मांगे हैं उनके ऊपर खरी नहीं उतर सकती, जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा नहीं कर सकती है। जैसे फिर कि और भी प्रमुख मांग है, जैसे कि लोन माफ़ी के लिए, पेंशन प्रोवाइड करने के लिए, इन तमाम मांगों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों कि एमएसपी क्या होता है। देखिएगा, जब किसान फसल बोता है, फसल बोते वक्त ये नहीं सोचता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो बाजार में क्या भाव बिकने वाला है। वो बिना इस चीज़ की चर्चा किए हुए बीज भी बोता है, फसल को तैयार करता है, खाद पानी देता है, हार्वेस्ट करता है, और जब वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचने जाता है तो जो मार्केट वैल्यू होती है उसके प्रोडक्ट की वो फैक्टर कॉस्ट से भी कम होती है। इस चीज़ को ऐसे समझिएगा, जो किसान फसल तैयार करने में जितना खर्चा लगाता है उससे भी कम खर्चे में उसकी फसल बिक पाती है। तो इस वजह से जो किसान होता है वो अपने यानी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है, खेती को आगे नहीं बढ़ा पाता है। किसान जो है खेती करने से पीछे हटने लगता है। तो इस वक्त उसके लिए मसीहा के रूप में कौन याद आता है? उसको सरकार याद आती है। वो सोचता है कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसको किसी प्रकार से सरकार खरीद ले। तो वो सरकार को याद करता है कि हमारा प्रोडक्ट कौन खरीदे, जो बढ़िए हैं, जो मार्केट है उसके अंदर हमें सही जो वाजिब दाम है वो नहीं मिल पा रहा है। तो एमएसपी एक ऐसी चीज है जब सरकार किसानों से उनकी फसल को खरीदती है वो एमएसपी कहलाता है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक ऐसा प्राइस, किसान की फसल का एक ऐसा प्राइस जिस पर सरकार फसल खरीदती है किसान से, जो कि एक ऐसा मूल्य होता है, सही सा होता है, जिसमें फैक्टर कॉस्ट भी निकल जाती है, जिसमें जो किसान है उसकी लागत भी निकल जाती है, उसकी लेबर भी निकल जाती है, कुछ हद तक देखा जाए तो उसकी जो ज़मीन का किराया है वो भी निकल जाता है। एमएसपी सीधी सी बात यह है कि एक ऐसा प्राइस जिस पर सरकार किसान से फसल खरीदती हो। ठीक है दोस्तों, अब एमएसपी की मांग क्यों करता है किसान? जैसा कि हमने आपको बताया, देखो जैसे कि कोई भी किसान है ना भारत के अंदर, वो किसान कोई भी समृद्ध नहीं है। यदि छोटे किसानों की बात की जाए तो खासकर वो समृद्ध नहीं है। अब वो सीडलिंग करने के लिए, बीज बोने के लिए, फसल को तैयार करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट जो लगता है वो किसी न किसी साहूकार से लेता है, किसी न किसी कर्जदाता से जाकर के लेता है। और जब किसान अपनी फसल को बेचने जाता है, जब उसका जो भाव आता है, मतलब जब वो तैयार होती है, जब वो बेचने जाता है तो उसका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट वैल्यू से, जो उसकी फैक्टर कॉस्ट है उससे भी कम में बिकता है। तो साहूकार क्या करता है, यानी कि किसान के लिए क्या है, कोई भी जगह नहीं है जहां पर उसको सही दाम मिल सके। लेकिन साहूकार जो है वो तो पैसा मांगने जाएगा कि भाई आपने उस वक्त ऐसा बोला था कि जब मेरी फसल तैयार हो जाएगी तब आपको ये जो पैसा है वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन साहूकार इससे जब पैसा मांगने जाता है तो किसान जो है उसको मजबूरी में आकर के अपनी जो फसल है वो साहूकार के हवाले कर देनी पड़ती है। तो किसान जो है, जिसका जो मेन मोटिव है, जो किसान करने वाले, खेती करने वाले जो देश के 50% लोग हैं, वो कर्ज जाल में फंसते जाते हैं। उनकी जो बेसिक नीड है, इतनी मेहनत करने के बाद में भी जो उनकी ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाती। तब वो जाकर के मांग करते हैं सरकार से कि आप हमारी फसल को एक ऐसे रेट पे खरीद लीजिएगा जिससे कि हम अपनी ज़रूरत भी पूरी कर लें, और इस जो साहूकार है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट जो हुआ था, वो जो पैसा हमने कर्ज के रूप में लिया था वो साहूकार को वापस लौटा दे। तो इसके अंदर किसानों की कोई गलती नहीं है। यदि वो ऐसा प्राइस की मांग कर रहे हैं जिस पर उनकी सही सा भाव मिल जाए उनकी फसल के लिए, तो कोई गलत बात नहीं इसके अंदर। एमएसपी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि किसान एक ऐसे मूल्य का मांग करता हो सरकार से जिसपे कि उनकी फसल के लिए फैक्टर कॉस्ट भी निकल जाए, उनकी कुछ बेसिक नेसेसिटी हो वो भी पूरी हो जाए, वो होता है एमएसपी। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, क्या एमएसपी भारत सरकार प्रोवाइड करती है? तो इसका जवाब है हाँ। 2 से 4 फसलों के ऊपर मुख्यतः प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें है गेहूं, चावल, कपास, जैसे कि जो मुख्य फसलें हैं, 2 से 4 फसलें हैं, उनके ऊपर एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है। अब देखो, क्या किसान जो है वो कुछ 1-2 राज्य में सिमट कर रह जाता है? क्या खेती का काम यूपी वाले लोग करते हैं? क्या खेती का काम सिर्फ पंजाब हरियाणा वाले लोग करते हैं? तो देखिएगा, जो गेहूं है वो कहाँ पर उपज होगी ज़्यादा?
गेहूं और चावल की उपज होती है पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के अंदर सिर्फ गेहूं की उपज होती है। बाकी जो राज्य हैं, बाकी राज्यों के जो किसान हैं, उन लोगों को एमएसपी नहीं मिल पाता है। अब देखिएगा, तो किसानों की सबसे प्रमुख मांग यही है कि एमएसपी जो है वो 2 फसलों से बढ़ा करके 23 फसलों पे कर देना चाहिए। जैसे कि चाय पत्ती हो, जो भी मतलब कि कैश क्रॉप होती है, मूंग, चना, दाल, दलहन, जो भी मक्का हो, जैसे कि हर फसल के ऊपर जो कैश क्रॉप होती है उनके ऊपर एमएसपी मिलना चाहिए। एमएसपी को लेकर के पहली मांग तो ये है। दूसरी मांग क्या है दोस्तों, तो वो बोलते हैं कि एमएसपी को अब लीगल राइट बना देना चाहिए। अब तक जो सरकार फसल खरीद रही है गेहूं और चावल को, वो कोई अधिकार नहीं किसानों के पास में। जब चाहे गवर्नमेंट उसको बंद कर सकती है। कभी किसी साल जाकर के गवर्नमेंट गेहूं चावल खरीद लेती है और किसी साल जाकर के जो 2 फसलों पे एमएसपी मिलता है वो भी बंद हो जाता है। कभी गेहूं को खरीदना बंद कर देती है, कभी चावल को खरीदना बंद कर देती है। तो अब किसान क्या बोलते हैं कि हमें एमएसपी जो है वो लीगल राइट के रूप पे चाहिए। हमारा ये जो है इसको कानूनी अधिकार बना देना चाहिए। वो क्यों मांग कर रहे हैं एमएसपी को लीगल राइट बनाने की, तो इसके बारे में देखो दोस्तों। संविधान जो है वो कार्य करने की प्रणाली को 3 भागों में डिवाइड कर देता है। सबसे पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या है, ये कानून का निर्माण करेगी, ये कानून का निर्माण करती है। ये क्या है, कानून को इंप्लीमेंट करती है। जैसे कि एमएसपी को यदि लागू कर दिया तो कौन लागू करने का काम कौन करेगा, लेजिस्लेटिव करेगी। अब इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा एमएसपी का, तो वो करेगा एग्जीक्यूटिव। जैसे कि खरीदने वगैरह का काम कौन करेगा, तो वो हो जाएगा एग्जीक्यूटिव के अंदर। अब यहाँ पर यदि इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं होता है कोई भी कानून, तो वो किसके पास में चला जाता है, जुडिशरी के पास में चला जाता है। और जुडिशरी देखो दोस्तों 3 भाग होते हैं यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब देखिएगा, जैसे ही लीगल राइट हो जाएगा एमएसपी, तो किसान क्या करेगा, तो मतलब कि यदि एमएसपी लीगल राइट हो जाएगा तो किसान क्या करेगा, यदि सरकार फसल नहीं खरीदती है तो सीधा किसान जुडिशरी के पास में चला जाएगा। तब जाकर के जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव को फटकार लगाएगी, लेजिस्लेटिव को फटकार लगाएगी कि किसान का जो फसल है वो क्यों नहीं खरीदा जा रहा है, जबकि ये एक अधिकार है, उनका कानूनी अधिकार है कि आपको एक फसल खरीदनी है। तो जो सरकार है उसके ऊपर यानी कि एक तरीके से बाउंडेशन हो जाएगा। यदि एमएसपी लीगल राइट बन जाता है तो फसल खरीदना सरकार के ऊपर एक तरीके से बाउंडेशन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एमएसपी होता क्या है, एमएसपी की किसान मांग क्यों कर रहे हैं, एमएसपी को लीगल राइट बनाने की क्यों बात की जा रही है। अब देखो दोस्तों, यदि सरकार चाहे तो एमएसपी को लीगल राइट बना सकती है क्या, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, आज पूरा विश्व जो है वो ग्लोबलाइजेशन के दौर में फंस चुका है। आज का दौर है वो ही भूमंडलीकरण का है, ग्लोबलाइजेशन का है। तो भारत भी इससे अछूत नहीं रह सकता है। और भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन के दौर में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है WTO। तो भारत भी WTO का संगठन, WTO जैसे संगठन का हिस्सा है। तो देखिएगा, जो WTO है उसने एग्रीकल्चर को लेकर के भारत के साथ में एक संधि की हुई है। उस संधि को हम लोग यहाँ पर 3 भागों में बांट देते हैं, ग्रीन बॉक्स के नाम से, एम्बर बॉक्स के नाम से और ब्लू बॉक्स के नाम से। हम लोग देखते हैं कि ग्रीन बॉक्स और एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स को लेकर के भारत सरकार ने WTO से क्या संधि की है। देखो दोस्तों, WTO जो है ना, पूरे विश्व के अंदर व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है। पूरा जो विश्व उसके अंदर समृद्धि की बात करता है। तो ये बोलता है कि यदि पूरे विश्व के अंदर यदि सरकार पेड़ पौधा लगा रही है, अपने देश के अंदर ग्रीनरी को बढ़ावा दे रही है, यदि वृक्ष वनों की संख्या बढ़ा रही, जंगल का एरिया यदि बढ़ा रही है, तो सरकार को उस काम को कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात जो WTO है वो क्या बोलता है कि यदि मतलब ब्लू बॉक्स क्या बोलता है, यदि सरकार अपने किसानों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए सब्सिडी देती हो, सब्सिडी किस तौर पर, पेस्टिसाइड्स के रूप में यदि सब्सिडी दी जाती हो, फर्टिलाइजर्स के रूप में यदि सब्सिडी दी जाती हो, नोजल फव्वारे जैसे कि ड्रिप सिस्टम हो उसके आधार पर यदि सब्सिडी दी जा रही हो, जो खेती के उपकरण है, यदि ट्रैक्टर खरीदने के लिए, एग्रीकल्चर टूल जो है उसको खरीदने के लिए यदि सरकार सब्सिडी दे रही है तो वो भी दे सकती है। ब्लू बॉक्स के अंदर ये बात लिखी गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, उसी के साथ में तीसरा क्लोज आता है। तीसरा क्लोज क्या है, एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स क्या बोलता है कि एमएसपी सरकार प्रोवाइड नहीं कर सकती है। एमएसपी जिसकी किसान मांग कर रहे हैं उसका घोर विरोधी है WTO एम्बर बॉक्स की संधि के तहत में। एमएसपी
नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। अब वो बोलता है कि यदि किसानों को एमएसपी प्रोवाइड किया जाएगा तो इससे क्या होगा। देखो डब्ल्यूटीओ की कहीं ना कहीं ये बात भी है कि कोई भी देश की जो सरकार है उसके ऊपर बोझ नहीं बढ़ना चाहिए, कोई भी देश के जो किसान हैं वो निर्लज नहीं होने चाहिए। तो ये डब्ल्यूटीओ बोलता है कि यदि भारत सरकार एमएसपी प्रोवाइड करती है तो एमएसपी के आधार पे यदि मतलब कि लीगल राइट प्रोवाइड कर दिया सरकार ने तो उसको खरीदना ही पड़ेगा, ये पूरा का पूरा अनाज खरीदना ही पड़ेगा। और जब सरकार अनाज खरीदेगी तो कहाँ पे रखा जाएगा, वो रखा जाएगा एफसीआई के गोडाउन में। यहां पर देखो दोस्तों डब्ल्यूटीओ बोलता है कि विश्व के अंदर जो व्यापार है वो संतुलित होना चाहिए। कोई भी देश यदि जिसके पास में कोई चीज अधिकतम हो जाए तो उसका भंडार न करे, वो पूरी दुनिया को बेचने लग जाए। यानी कि एफसीआई जो है वो भंडार करेगा अनाज का, और जब एफसीआई भंडार करेगा अनाज का तो जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों को अनाज, जो हम लोग दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं अनाज, वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एफसीआई यदि महंगे दाम पर यदि खरीदेगा, एफसीआई जैसे कि महंगे दाम पर खरीदेगा तो दूसरे देशों को सस्ते दाम पर तो बेचने वाला नहीं है। चूंकि भारत एक कृषि निर्यातक देश है, भारत एक कृषि निर्यातक देश है, तो वो यदि जैसे कि एफसीआई ने यदि पूरा अनाज खरीद लिया तो जो किसानों से सीधा दूसरे देशों के पास में अनाज जा रहा था वो जाना बंद हो जाएगा। वो अनाज किसके पास में चला जाएगा, एफसीआई के पास में चला जाएगा। और एफसीआई यदि दूसरे देशों को अनाज देगा तो महंगे दाम पर देगा, क्योंकि उन लोगों ने एमएसपी के ऊपर अनाज खरीदा है। तो जो डब्ल्यूटीओ है वो विरोधी है एमएसपी का। दोबारा देख लीजिएगा, एमएसपी यदि किसानों को प्रोवाइड किया जाएगा तो एमएसपी तो अच्छा खासा भाव होगा, जिस पर किसान किसको दे देंगे अपना प्रोडक्ट, किसको दे देंगे, एफसीआई को। एफसीआई एक ऐसी संस्था है जिसमें कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जो कि खाद्यान्न का संग्रहण करती है। अब यदि एफसीआई के पास में पूरा अनाज आ गया तो भारत एक बड़ा ही कृषि निर्यातक प्रोडक्ट का देश है। भारत जो है कृषि के प्रोडक्ट है उनको निर्यात करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। तो देखिए वो प्रोडक्ट यदि हम लोग एफसीआई को दे देंगे पूरा का पूरा खेती का प्रोडक्ट, तो वो जो निर्यात करते हैं हम लोग वो नहीं होगा। और जब निर्यात बंद हो जाएगा तो पूरी विश्व के अंदर जिन देशों के पास में हमारा अनाज आता है वहां पर भूखमरी आ जाएगी, उनके पास में अनाज नहीं होगा। वो लोग तो भारत के अनाज के ऊपर निर्भर है, तो क्या होगा, वो जो देश जो हम पर निर्भर है वहां पर महंगाई हो जाएगी, वहां पर अनाज को लेकर के मारामारी हो जाएगी। अब देखो आप लोग बोलेंगे कि क्यों न एफसीआई वो अनाज रख कर के क्या करेगी, वो दूसरे देशों को दे दे। तो एफसीआई जब उस अनाज को दूसरे देशों को देगी तो एमएसपी पर जो रेट पे खरीदी है उससे सस्ते पे थोड़ी ना देगी। भाई एमएसपी यदि 2300 रुपया क्विंटल है तो वो कम से कम 3000 रुपये देगी, मतलब उसको भी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए। एफसीआई के गोडाउन में स्टॉक करने का खर्चा लगता है, वहां पे जो कर्मचारी है उनकी तनख्वाह भी निकालनी है। तो क्या है, जब एमएसपी के ऊपर यदि खरीदा हुआ अनाज एफसीआई जब प्रोवाइड करेगी दूसरे देश को तो क्या होगा, उसके रेट बढ़ जाएंगे। और यानी कि डब्ल्यूटीओ जो है वो बोलता है कि मतलब कि कंज्यूमर को सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट मिलने चाहिए, व्यापार जो है उसके अंदर संतुलन बना रहना चाहिए। अर्थात डब्ल्यूटीओ है वो एमएसपी का विरोध करता है। आई होप कि आपको इस चीज के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डब्ल्यूटीओ जो है उसका किसान विरोध क्यों कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि डब्ल्यूटीओ है वो एमएसपी का विरोधी है, और जब एमएसपी के विरोधी है वो किसान के विरोधी है, तो डब्ल्यूटीओ एक तरीके से सीधा सीधा भारतीय किसान के विरोधी है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, क्या एमएसपी मिलना चाहिए, हम बोलते हैं बिल्कुल मिलना चाहिए। भाई एमएसपी क्या है, एक निर्धारित मूल्य ही तो है, सही सा वाजिब सा मूल्य। इस मार्कर की प्राइस फिक्स है कि 25 रुपये में मिलेगा, 30 रुपये में मिलेगा। इसकी मार्केट वैल्यू फिक्स हो चुकी है। इस बोर्ड की मार्केट वैल्यू फिक्स है कि इतने रुपए फिट में मिलेगा। कोई भी प्रोडक्ट हो यदि आज देखा जाए तो उसकी मार्केट वैल्यू फिक्स है। यदि सरकार ये बात बोल देती है कि भाई गेहूं का ये वैल्यू फिक्स है, 30 रुपए किलो बिकेगा गेहूं, तो यदि फिक्स कर देती तो क्या दिक्कत वाली बात है। एमएसपी प्रोवाइड करना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। अब यहाँ पर हमारी जो सरकार है उसके लिए विरोध हो जाता है यदि हम लोगों ने डब्ल्यूटीओ की संधि का उल्लंघन किया, यदि हम लोगों ने एमएसपी को कानूनी अधिकार बना दिया तो हम लोग एक तरीके से डब्ल्यूटीओ का विरोध कर रहे हैं। और यदि हम लोग डब्ल्यूटीओ की संधि का उल्लंघन करते हैं तो पूरी दुनिया वाले देश मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर भारत को घेर लेंगे, भारत को परेशान किया जाएगा, भारत को बोला जाएगा, भारत को यानी डब्ल्यूटीओ से बाहर निकाला जा सकता है। और यदि भारत डब्ल्यूटीओ से बाहर निकलता है
तो इसके बहुत भयंकर परिणाम होंगे। हम लोग जो एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है भारत के अंदर, जो विदेशी कंपनियां निवेश कर रही है जिससे कि भारत के लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो मिलना बंद हो जाएगा। हम भी जो विश्व के अंदर जो मार्केट है उसको खो देंगे। डब्ल्यूटीओ के बारे में हम लोग एक विस्तार से चर्चा कर लेंगे कि डब्ल्यूटीओ से यदि बाहर निकलता है भारत तो उसके क्या परिणाम होंगे। लेकिन दोस्तों भी यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि यदि भारत सरकार को एमएसपी बिल्कुल देना चाहिए, हम बिल्कुल इस चीज के समर्थक हैं, लेकिन यदि भारत सरकार एमएसपी देती है तो डब्ल्यूटीओ से हमारा एकदम लड़ाई हो जाएगी। तो क्या करना है, हम लोगों को इसका मिडल पाथ निकालना चाहिए। हम लोग बोलेंगे कि हम लोग वो देश हैं जिन लोगों ने भुखमरी झेली है। 1965-70 के दशक में, जो 60 का दशक था, उस वक्त हमारे यहाँ पर अकाल आया था। तो हम बोलेंगे कि भारत एक ऐसा देश है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सेल्फ इंटरेस्ट होने जरूरी है। हमारे सेल्फ इंटरेस्ट पूरे हो तो हम लोगों को चाहे कुछ भी बोलना पड़े। हम लोग बोलेंगे कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर बेसिकली अकाल का देश है, जहां पर बाढ़ भी आ सकती है, जहां पर सूखा भी आता रहता है। तो भारतीय किसान जो है वो इतने समृद्ध नहीं है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास में पैसा शुरुआत से हो। तो यानी कि जो भारतीय किसान है उनकी जो रीढ़ है, उनकी जो नींव है वो मजबूत नहीं है, वो लोग कमजोर है। तो हम लोग अपने जो किसान उनको सशक्त बनाने के लिए हम लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर एमएसपी प्रोवाइड कर रहे हैं। चूंकि हमारा देश जो है इसके अंदर ज्यादा प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, यानी मिडिल पाथ निकालना चाहिए। हम लोगों को अपनी कमजोरी दर्शानी चाहिए उस जगह पर जाकर के। हमारे जो किसान है वो खेती करना छोड़ देंगे तो आप बोलते हैं कि दूसरे देशों को हम लोग जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम लोग मतलब इसीलिए तो दे रहे हैं एमएसपी, ताकि एमएसपी यदि किसानों को मिलेगा, हमारे भारतीय किसानों को यदि एमएसपी मिलता है तो उसके पास में पैसा आएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे खेती में, और जब खेती में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और जब हमारे पास में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम दुनिया के अंदर जो भुखमरी है उसको समाप्त कर पाएंगे हम लोग, यानी खेती अच्छे तरीके से करेंगे। ऐसा बोलना चाहिए भारत सरकार को, और यानी कि मिडिल पाथ निकालना चाहिए, एमएसपी बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एमएसपी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली, डब्ल्यूटीओ के बारे में चर्चा कर ली। अब देखो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मनरेगा के बारे में, कि मनरेगा के बारे में भारतीय किसानों की क्या मांग की जा रही। देखो, मनरेगा का मतलब यह है कि महात्मा गांधी के नाम से एक रोजगार की गारंटी दी गई है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, कि आपको 365 दिन में 100 दिन की गारंटी दी जाती है कि आपको 100 दिन का रोजगार मिलेगा हर व्यक्ति को। अब 100 दिन का रोजगार मिलेगा हर गांव में, हर व्यक्ति जो भी के लिए यदि अप्लाई करता है, और हर व्यक्ति की एक दिन की तनख्वाह लगभग 200-250 रुपए के समथिंग होती है। तो किसान जो है वो बोलते हैं कि आज की महंगाई के अंदर 200-250 रुपए में क्या होता है, एक दिन का खर्चा कम से कम 300-400 रुपये चाहिए। तो यहाँ पे जो रोजगार मिल रहा है हम लोगों को, मतलब एक दिन का खर्चा कितना चाहिए, कम से कम 300-400 चाहिए, एक दिन में खर्चा हो जाता है एक परिवार का। और रोजगार भी हम लोगों को 100 दिन का ही मिल रहा है। तो रोजगार 100 दिन का मिल रहा है, हम लोग क्या मांग करते हैं, किसान बोलते हैं कि हमको 200 दिन रोजगार चाहिए, और ये जो 250 रुपये जो तनख्वाह है ना, इससे मतलब हमको कहाँ पे कर देना चाहिए, 700 रुपया तनख्वाह कर देनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, ये बिल्कुल नाजायज मांग है। क्यों? क्योंकि आज यदि यहाँ पे जो मतलब देखो, रोजगार ये जो मनरेगा है ना, इसके अंदर काम करने में बिल्कुल भी इतना जोर नहीं आता है। तो जितने भी जो मतलब जो भी युवा होंगे, जो भी व्यक्ति होगा, वो किसको प्रीफर करेगा, जहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी हो वहाँ पे जाएगा, या जहाँ पर कम मेहनत करनी हो। तो जो खेती के अंदर जो मजदूर की आवश्यकता हो वहाँ पर जाकर के छोड़ देंगे। ये जो युवा है, जो श्रमिक है, वो खेती की मजदूरी, जैसे कि हार्वेस्टिंग करने का काम हो, जो मतलब वगैरह वगैरह जो भी काम होता है खेती के अंदर, उसमें काम करना छोड़ देंगे। वो प्रीफरेंस देंगे किस चीज़ को, मनरेगा में जाना। क्यों? क्योंकि यदि खेती में मजदूरी करेंगे तो वहां पे भी 500 रुपये अधिकतम मजदूरी मिल सकती है दिन की। किसान ही तो लेके जाएगा उनको, और किसान 500 रुपये मजदूरी दे सकता है दिन की। लेकिन यदि वो मनरेगा में जाएंगे तो उनकी सैलरी कितनी होगी, 700 रुपये सैलरी हो जाएगी। और जब उनकी 700 रुपये सैलरी होगी तो वो इसमें जाना प्रीफर करेंगे या खेती वाले काम में, यहाँ पर प्रीफर करेंगे। और खेती में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल के पास में जा रहे हैं। एक तरीके से वो किसान जो पूंजीवाद है वो अपना अच्छे से रगड़ के उनसे काम करवाएगा। लेकिन मनरेगा एक सरकारी सेक्टर है, वहाँ पे कम मेहनत करनी पड़ती, ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जो किसान है, देखो किसानों की इस मांग से किसानों को ही खतरा होगा। किसानों को इसकी जगह पर फिर 1500 रुपये दिन की मजदूरी देनी पड़ेगी। फिर चाहे वो कुछ भी मांग करते रह जाए, तो मनरेगा वाली जो मांग है एकदम बिल्कुल नाजायज़ है, ये इतनी सही नहीं बैठती है। क्योंकि इसका यदि ये मांग एक्सेप्ट कर भी ली जाती है तो इसका भविष्य में जाकर के भयंकर परिणाम देखने को मिल सकता है। तो पश्चात यदि बात की जाए तो दोस्तों, लोन माफी की बात की जा रही। देखो
जो बड़े बड़े किसान हैं उनके पास में यानी कि मतलब बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनके मतलब अच्छी खासी उपज होती है, तो वो लोग यदि लोन ले रखें तो वो लोग उस लोन को चुकाने में बिल्कुल समर्थ होते हैं। बड़े किसान जो अपना लोन चुकाने में समर्थ होते हैं, तो इस यदि आंदोलन के अंदर ऐसा बोलना चाहिए कि हम लोग लोन माफ करेंगे, बिल्कुल लोन माफ किया जाना चाहिए। जब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जो बड़े बड़े उद्योगपति, उनका लोन माफ किया जाता है, तो किसानों का लोन माफ क्यों नहीं किया जाना चाहिए? जो लोग बेचारे लाचार हैं, जो मजबूर हैं, उनका तो लोन माफी किया जाना चाहिए। वो लोन के चक्कर में मतलब कि अपना जीवन जो है वो जीवन स्तर कमजोर करे बैठे हैं, तो यानी उन जो छोटे किसान है उनका लोन माफ किया जाना चाहिए। बेसिकली जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का यदि लोन माफ कर दिया जाता है तो छोटे किसानों का तो किया ही जाना चाहिए। हाँ, इसमें मिडिल पाथ यही है कि बड़े जो किसान है, जो समर्थ है, उनका लोन माफ क्यों करें, और जो किसान जैसे कि लंबे समय से, भाई गवर्नमेंट के पास में तो पूरा डाटा है ना कि जो किसान 10 साल 20 साल 30 साल से लोन नहीं फुलफिल कर पाया है, मतलब वो बेचारा ब्याज देते हुए परेशान हो चुका है, जिसकी जो मूल रकम थी, प्रिंसिपल रकम थी, उससे ज्यादा उसने इंटरेस्ट पे कर दिया, तो उसका माफ कर देना चाहिए। तत्पश्चात आती पेंशन ऑफ द फार्मर्स। इसमें भी यही होना चाहिए, जो किसान एकदम मतलब कमजोर है, जो लाचार है, जिसको वास्तविकता में यदि पैसों की आवश्यकता है तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए। मतलब एक इसमें क्राइटेरिया कर देना चाहिए, जिसके पास में जो व्यक्ति सिर्फ खेती पे निर्भर हो उसको पेंशन मिलेगी, जिसके पास में अदर सोर्स ऑफ इनकम हो उसको बंद कर देनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा, आर्मी के जो लोग होते हैं उनके परिवार में जो उनके जो माँ बाप होते हैं उनको पेंशन नहीं दी जाती। यानी कि जिस घर में यदि कोई सरकारी नौकरी में, उसको मत दीजिएगा तनख्वाह, लेकिन जहाँ पर बेचारे के पास में कोई इनकम का सोर्स नहीं, खेती पर डिपेंडेंट है, उसको तो पेंशन दी जानी चाहिए। और खेती का हाल क्या है, जिसके पास में जो छोटा जमींदार है उसके पास में सिर्फ इतनी ही पैदा होगी जिससे कि अपना भरण पोषण कर सके, और भरण पोषण कर सके, जो खर्चा आ रहा है, जो किसान जो मतलब जो थोड़ा बहुत यदि उसके पास में मैक्सिमम प्रोडक्ट बचता भी है तो उसका कुछ भाव नहीं मिल पाता है, तो बिल्कुल पेंशन मिलनी चाहिए। देखिएगा, यदि किसान के ऊपर यदि भारत सरकार ने सही समय पर यदि नहीं संभाला तो क्या होगा। देश के 50% लोग खेती पर निर्भर हैं, और किसानों की जो दशा है वो दुर्दशा में बदलती जा रही दिनों दिन। और जब किसान के जो युवा बच्चे हैं वो यदि जब किसान सक्षम नहीं होगा, किसान के पास में रिसोर्स नहीं होंगे, तो जो उनके बच्चों में पोटेंशियल है वो एक्चुअलिटी की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। जो बच्चों में पोटेंशियल है, जो देश के लिए कुछ करने की हिम्मत है, वो नहीं एक्चुअलिटी में नहीं कर पाएंगे देश के लिए कुछ भी। और जब वो लोग भूखे मरेंगे, जब वो लोग वास्तविकता में कुछ नहीं कर पाएंगे, जब उनको जो मेहनत कर रहे हैं यार वो लोग खेती के अंदर, जब भी उनके पास में यदि पैसा नहीं मिल रहा है, उनको बेसिक जरूरत पूरी नहीं हो रही, तो वो लोग आतंकवाद का सहारा लेंगे, वो नक्सलिज्म बनने लगेंगे। यहां पर आप लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ वाले एरिया के अंदर, ओडिशा वाले एरिया के अंदर, यहां पर क्या है, गरीबी है। भाई किसान जब गरीब हो जाएगा तो उसके बच्चे क्या करेंगे, ये जो यहां पर देख लीजिएगा ना, यहां पे गरीबी, और जब गरीबी आई तो यहां पर नक्सलवादी बने। क्योंकि जब व्यक्ति को मेहनत करने के बाद में जब उसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही तो सरकार की जो व्यवस्था उसके खिलाफ आ जाएगा। तो किसान जो है, इसकी समृद्धि के लिए, किसान के लिए सही समय यही है, सही समय पर सही दिशा में कार्य करना चाहिए सरकार को, बिल्कुल। अदरवाइज यदि ऐसा नहीं होता है तो देखिएगा परिणाम तो यही है कि जो भारत की 50% जनसंख्या, वो की सरकार की जो व्यवस्था उससे परेशान होकर के कहीं ना कहीं सरकार का विरोध न कर दे, कुछ भी हो सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सही समय है, सही दिशा में सरकार को किसानों के लिए कदम उठाने चाहिए। ये बिल्कुल भी इतने बड़े लोकतंत्र देश के अंदर यदि हर साल किसान आंदोलन करने आ जाते हैं तो अच्छी बात नहीं है। जो हमारे द्वारा जो सरकार चुनी गई है वो हम पर ही गोले बारूद बरसाती, हम पर ही आंसू गैस के गोले यदि छोड़ती तो ये वास्तविकता नहीं है, ये हम पर ही अन्याय है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।